आज हम लोग बात करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। जो ट्यूबरकुलोसिस काज होती है उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कौन कौन से अपीयर होंगे, तो सबसे पहले है परसिस्टेंट कफ मोर देन 2 वीक्स। तो अगर किसी को कंटिन्यूअस कह सकते हैं 2 वीक से कफ आ रहा है या उसे ज़्यादा टाइम हो गया है जिससे कफ आ रहा है, तो वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये कह सकते हैं कि मे बी ट्यूबरकुलोसिस हो। ठीक है, क्योंकि कफ इसलिए होता है क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा वो वहाँ पे लंग्स में इन्फ्लामेशन काज कर देता है, इन्फेक्शन काज कर देता है। तो जिससे क्या होता है, जो एयरवे होता है वहाँ पे इरिटेशन होने लगता है। अब जो इरिटेशन होता है तो कफ रिफ्लेक्सेस बार बार वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कफ आता है। इसके अलावा प्रोडक्टिव कफ का मतलब होता है कफ जिसमें क्या हो, वहाँ पे स्पूटम का फॉर्मेशन हो, स्पूटम भी निकले वहाँ पे। ठीक, उसी क्या कहेंगे, प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस जो इन्फेक्शन में होगा तो उसके कारण क्या होता है, लंग्स में वहाँ पे जो म्यूकस है, पस है और जो डेड सेल्स होती हैं वो अकोमुलेट होने लगती हैं। तो अब जब ये अकोमुलेट होने लगेंगी तो जो हमारी बॉडी होती है कफ के थ्रू इनको क्या करती है, बाहर निकालने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, वहाँ पे स्पूटम कम फॉर्मेशन होगा, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे डिजीज का प्रोग्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे डिजीज का एक्सपोजर बढ़ेगा, वहाँ पे इसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे कफ को रिमूव करने के लिए क्या होता है, बार बार हमारी सेल जो एक्टिवेट होंगी और वहाँ पे रिमूव करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है ब्लड इन स्पूटम, जिसको हेमोप्टाइसिस कहते हैं। तो हेमोप्टाइसिस की कंडीशन क्या होता है, मतलब स्पूटम के साथ वहाँ पे ब्लड आना। ठीक है, तो जब ट्यूबरकुलोसिस काज होगा जो बैक्टीरिया, तो क्या होता है वहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है ट्यूबरकुलोसिस का, ये क्या करेगा, जो लंग्स के टिश्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी। तो क्या होगा, जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और यही ब्लड क्या होगा, कफ के साथ वहाँ पे बाहर निकलने लगता है। तो अगर वहाँ पे हेमोप्टाइसिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है चेस्ट पेन में भी जो लंग्स रहेगा मेनली, और ये फिर प्लूरा हो गया, चेस्ट वॉल हो गई, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसके कारण वहाँ पे चेस्ट पेन होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो पेन होता है, नॉर्मली जब डीप ब्रीथिंग करोगे या कफ हो गया, कफिंग होती है, ठीक है, या फिर मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, ज़्यादा फील होता है वहाँ पे। ठीक है, और तो इसीलिए जो प्लूरा हो मेनली इसमें कारण क्या होता है, जो हमारा प्लूरा होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे प्लूरेटिक चेस्ट पेन डेवलप होने लगती है। इसके अलावा ब्रीथलेसनेस की कंडीशन, तो ब्रीथलेसनेस जिसको हम डिसपनिया भी कहते हैं, तो डिसपनिया की कंडीशन भी डेवलप होती है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे एल्वेओलाई जो रहेंगी, एल्वेओलाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहाँ पे जो लंग टिश्यूज होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो इफेक्ट होता है, प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज हो नहीं पाता है। तो उस समय क्या होगा, जो पेशेंट कहीं पे ज़्यादा वॉकिंग करेगा या फिर ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रेस वहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो वो चेस्ट पेन होने लगती है या फिर ब्रीथलेसनेस फील होने लगती है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स कैसे थे, रेस्पिरेटरी सिम्टम। ठीक है, लंग से रिलेटेड कह सकते हैं सिम्टम्स होते हैं। अब इसके अलावा और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्या होता है, इसके अलावा भी सिम्टम्स बहुत सारे पेयर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में फीवर, स्पेशली इवनिंग रहते हैं। तो जो ट्यूबरकुलोसिस होगा नॉर्मली तो वहाँ पे लो ग्रेड फीवर रहता ही, लेकिन जो इवनिंग है या नाइट में क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें नाइट होगा, नाइट में टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। इवनिंग टाइम में या फिर नाइट में क्या होगा, टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ जाएगा, बाकी क्या रहेगा, लो ग्रेड फीवर वहाँ पे रहता ही। अभी फीवर होता क्यों, क्योंकि हमारी जो बॉडी का इम्यून रिस्पांस होगा वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इम्यून एक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वहाँ पे फाइट कर रहा होता है, जिससे वहाँ पे हमारी बॉडी में
बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये जो लो ग्रेड फीवर है ये भी एक कह सकते हैं अच्छा सिम्टम्स माना जाता है वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, इसके अलावा नाइट स्वेट की कंडीशन, नाइट स्वेट मतलब जो नाइट में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्वेटिंग होती है। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर मैंने बताया रेगुलेट होता है। ठीक है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो भी रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो इसके कारण वहाँ पे परसिस्टेंट क्या होता है, नाइट स्वेटिंग एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा वेट लॉस ये भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट सिम्टम्स माना जाता है, क्योंकि जब ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रोनिक इन्फेक्शन काज करेगा, उसके कारण क्या होता है, जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है वो इंक्रीज कर जाती है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर जाएगी और वहाँ पे जो एपेटाइट होगी वो रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे जो बॉडी का फैट है या जो मसल्स होती हैं, मसल मास होगा, वो धीरे धीरे वहाँ पे रिड्यूस होने लगेगा। ठीक, अब जब मसल मास रिड्यूस होने लगेगा तो क्या होगा, हमारा जो पेशेंट होगा उसका बॉडी वेट भी लॉस होने लगेगा। ठीक है, कंटिन्यूस उसका बॉडी वेट डिक्रीज होता जाएगा। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, जैसे मैंने भी बताया कि वहाँ पे क्या होगा, एपेटाइट लॉस हो जाता है, मतलब एनोरेक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर भूख नहीं लगती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या रहता है, तो मेनली होता क्या है, जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब इन्फेक्शन काज करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स होते हैं वो ब्रेन के एपेटाइट सेंटर को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक, अब जब ब्रेन के एपेटाइट सेंटर को वहाँ पे इफ़ेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, वहाँ पे पेशेंट को भूख कम लगेगी। ठीक है, प्रॉपर उसे भूख नहीं लगेगी, और लगातार अगर वहाँ पे पुअर एपेटाइट की कंडीशन डेवलप रहती है, जिससे के कारण क्या होगा, उस जो पर्सन है उसके माल न्यूट्रिशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी और उसका वेट लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फटीग की कंडीशन, तो फटीग की कंडीशन कब होती है, मेनली जब प्रॉपर वहाँ पे कंटिन्यू वर्क करो या फिर उसके कारण वहाँ पे तब उस कंडीशन में भी वेट वहाँ पे फटीग की कंडीशन डेवलप। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे प्रॉपर लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, प्रॉपर वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं लेंगे और वहाँ पे जो एनर्जी का कंजप्शन होता है वो भी वहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। अब जब कंजप्शन इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो बॉडी का एनर्जी लेवल होता है वो रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, तो जो बॉडी का एनर्जी लेवल रिड्यूस हो जाएगा तो इसलिए वहाँ पे जो पेशेंट होता है उसको वहाँ पे टायर्डनेस फील होती है। ठीक है, तो फटीग कंडीशन इसीलिए डेवलप होती है क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी का लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। एनर्जी का लेवल क्यों रिड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, उसका कंजप्शन वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वीकनेस की कंडीशन, वीकनेस मतलब बॉडी में प्रॉपर वहाँ पे ये इन्फेक्शन या फिर वेट लॉस या मसल वास्टिंग की कंडीशन के कारण, पुअर न्यूट्रिशन के कारण वहाँ पे क्या होगा, जो मसल की स्ट्रेंथ रहती है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर वेट लॉस हो रहा है कंटिन्यूस इन्फेक्शन के कारण, और वहाँ पे मसल की वेस्टिंग हो रही है और वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी हो जाती है, इस कारण से वहाँ पे पेशेंट की स्ट्रेंथ वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी और वहाँ पे पेशेंट को डेली एक्टिविटी करने में वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो ये थे इसके कह सकते हैं सिम्टम्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन होगी, फीवर आएगा, नाइट स्वेट की कंडीशन डेवलप होगी, वेट लॉस हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, फटीग हो, वीकनेस जैसी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होती है। ठीक है, अब जब वहाँ पे क्रोनिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में डेवलप हो जाएगी, तो वहाँ पे कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो क्रिएट होंगी। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन तो सबसे पहले विदाउट ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस में काजेज, अगर वहाँ पे प्रॉपर मान लिया किसी के ट्यूबरकुलोसिस है, अगर उसका अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुआ, ठीक है, या फिर उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्रोनिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। बैक्टीरिया क्या करेंगे, कंटिन्यू वहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहेंगे
और जो लंग्स हैं या बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स होते हैं इसमें वो भी इफेक्टेड होते हैं। कभी कभी ये क्या हो जाएगी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे डेवलप होने लगती हैं। अब इसमें कौन कौन से, सबसे पहले लंग फाइब्रोसिस की कंडीशन। लंग फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है कि लंग्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें स्केयर टिश्यूज़ की कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यूस अगर वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है तो वहाँ पे जो नॉर्मल लंग्स टिश्यू होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी जगह फाइब्रस टिश्यू का फार्मेशन हो जाता है। और जब फाइब्रस टिश्यू का फार्मेशन हो जाएगा तो वहाँ पे जो लंग्स होंगे उसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर जब गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएंगे, लंग्स वहाँ पे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उसमें टाइटनेस हो जाएगी। ठीक है, लंग्स का एक्सपेंशन वहाँ पे कम हो जाएगा, लंग्स वहाँ पे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे पेशेंट में क्या होगा, ब्रीथलेसनेस की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, वहाँ पे जो लंग्स के फंक्शन होंगे वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है कैविटरी लंग डिजीज़। कैविटरी लंग डिजीज़ का मतलब हो गया वहाँ पे जो वहाँ पे कह सकते हैं कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा वो लंग्स के टिश्यूज़ को धीरे धीरे जब डिस्ट्रॉय कर रहा है वहाँ पे, तो जिससे क्या होता है, जो लंग्स होता है लंग्स के अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब जब ये कैविटी ज़्यादा, जब इनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो जो ठीक, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन और तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होते हैं वो यहीं पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण जब वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसी के कारण वहाँ पे हीमोप्टेसिस है, सीवियर कफ है और वहाँ पे प्रोडक्टिव कफ हो गया, रेस्पिरेटर फेलियर जैसी कंडीशन वहाँ पे डेवलप होने लगती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन डेवलप होने लगती है वहाँ पे और वहाँ पे रेस्पिरेटरी रिस्क और फेलियर का रिस्क भी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैसिव हीमोप्टेसिस की कंडीशन। मैसिव हीमोप्टेसिस का मतलब कि जो कफ के साथ ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे निकलने लगता है। ठीक है, तो जब हम ट्यूबरकुलोसिस होगी तो उसके कारण क्या होगा, लंग्स वहाँ पे डैमेज हो जाएंगे, लंग्स की जो टिश्यूज होते हैं डैमेज हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं। तब वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी तब वहाँ पे क्या होगा, जो ब्लीडिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये कह सकते हैं मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा और वहाँ पे जो एयरवे होता है वो भी ब्लॉकेज हो जाता है उसमें। ठीक है, अब जब एयरवे ब्लॉकेज हो जाएगा तब वहाँ पे जो पर्सन होगा उसके लिए वहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, मतलब जो बताए, जो लंग्स की जो कवरिंग रहती है, ठीक है, दोनों लेयर्स रहती हैं, दोनों लेयर्स के बीच में वहाँ क्या होता है, फ्लूइड का अकोमुलेशन वहाँ पे होने लगता है। ठीक है, और ये फ्लूइड का अकोमुलेशन कब होता है, जब ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया वहाँ पे प्लूरा को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या वहाँ तक पहुँच जाए, प्लूरा तक पहुँच जाए, तो क्या होगा, वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होने लगेगा और वहाँ पे फ्लूइड का अकोमुलेशन होने लगता है। जब फ्लूइड का अकोमुलेशन होने लगेगा तो उसकी वजह से वहाँ पे चेस्ट पेन है, ब्रीथलेसनेस की कंडीशन है, लंग्स का एक्सपेंशन है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिड्यूस हो जाती हैं। लंग्स एक्सपेंशन रिड्यूस हो जाएगा, ब्रीथलेसनेस की या फिर कह सकते हैं वहाँ पे ब्रीथलेसनेस की कंडीशन डेवलप होगी और वहाँ पे चेस्ट पेन की कंडीशन डेवलप होने लगती है। तो अलग अलग कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होने लगती हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो पेशेंट होता है, पेशेंट को वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन। न्यूमोथोरेक्स, न्यूमो मीन्स होता है एयर, थोरेक्स मीन्स कैविटी, तो कह सकते हैं जो प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी में वहाँ पे एयर का अकोमुलेशन हो जाता है। ठीक है, अब मेनली होता क्या है, जब ट्यूबरकुलोसिस वहाँ पे काज करेगा, कैविटी का फॉर्मेशन करेगा, वहाँ पे लिविंग फॉर्म में रहेगा, वहाँ पे काज करेगा, तब क्या होगा, जो एयर, जो ट्यूबरकुलोसिस की वहाँ पे जो कैविटी बनी होती है, कैविटी में क्या हो जाता है, वहाँ पे ब्रेक हो जाती हैं। कैविटी जब ब्रेक हो जाएंगी तो एयर होगी वो प्लूरल स्पेस में वहाँ पे पहुँच जाएगी। अब जब प्लूरल स्पेस में पहुँच जाएगी तो लंग्स वहाँ पे कोलैप्स होने लगते हैं। ठीक,
तो इससे क्या होगा, वहाँ पे सीवियर चेस्ट पेन होगी, ब्रीथलेसनेस होगी और वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन। रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है, मेनली वहाँ पे जो लंग्स होगा, लंग्स को प्रॉपर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अब लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी और वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी बॉडी से रिमूव नहीं होगी। कारण क्या है, जो लंग्स होंगे, लंग्स प्रॉपर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाते हैं इस कारण से। ठीक है, तो अब जब वहाँ पे प्रॉपर निकल है तब क्या होगा, वहाँ पे लंग्स का डैमेज हो जाएंगे और वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज इफेक्ट होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को जब वहाँ पे कह सकते हैं ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है और वहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो ये कारण रहता है जिसके कारण वहाँ पे ब्रीथलेसनेस या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, ये भी एक कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ही क्रोनिक फॉर्म रहता है। मिलियस में होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है ये क्या करता है, वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में वो स्प्रेड हो जाता है और जो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा और वहाँ पे जैसे कि तुम्हारा लंग्स है, लीवर है, स्प्लीन है, ब्रेन हो गया, बोन मैरो हो गया, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या कहेंगे, इसीलिए इसको ब्लड के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इसको मलेरिया टीबी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर वहाँ पे चेस्ट एक्सरे करते हैं तो चेस्ट एक्सरे में वहाँ पे बहुत ही स्मॉल साइज़ के छोटे छोटे कह सकते हैं वहाँ पे मिलेट सीड लाइक अपीयरेंस वहाँ पे दिखने लगता है। ठीक है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पे प्रॉपर ट्यूबरकुलोसिस का अर्ली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो क्या होता है, वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा कह सकते हैं अगर ज़्यादा दिन तक वहाँ पर रहेगा तो क्या हो जाएगी, वहाँ पे परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेथ की। तो डेथ मेनली जो जैसे मैंने बताया कि पल्मोनरी अगर ट्यूबरकुलोसिस किसी की हो गई है, अगर वहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस नहीं किया गया तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन कंटिन्यूअस स्प्रेड होता रहता है पूरी बॉडी में और वहाँ पे जो अदर ऑर्गन्स हैं, लंग्स तो डैमेज होगा, लंग्स के साथ साथ वहाँ पे और भी जो ऑर्गन्स रहते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, और जिसके कारण वहाँ पे पेशेंट की डेथ हो जाती है, जैसे मिलेरी टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया और मेनिंजाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये क्या होगा, हमारा ब्रेन भी इन्फेक्ट होता है, अदर ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं, ब्लड भी इफेक्ट रहता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिस के बारे में। कौन कौन से डायग्नोसिस के थ्रू हम कह सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनको हम परफॉर्म करके वहाँ पे तो इसको हम कंफर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट हो गए, बहुत सारे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। ठीक है, तो अगर सही टाइम पे अर्ली डायग्नोसिस की कंडीशन, अर्ली ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे डिजीज़ ट्रांसमिशन का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे डिजीज़ जल्दी से कह सकते हैं क्योर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के। ठीक है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या करता है, जो डॉक्टर्स होता है वो सबसे पहले पेशेंट के सिम्टम्स या फिर मेडिकल हिस्ट्री हो गया, फिजिकल कंडीशंस हो गई, इन सब चीज़ों को असेसमेंट करता है। अब इन चीज़ों का असेसमेंट करेगा तो उससे क्या होगा, वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की थोड़ी बहुत कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, इसका वहाँ पे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन मतलब जो पेशेंट होगा उसकी हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, मेडिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं, मतलब पूछते हैं कि कब से आ रहा है, फीवर कितने दिन से आ रहा है नहीं आ रहा है, नाइट स्वेट की कंडीशन, वेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
स्पूटम के साथ ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उन चीज़ों को पूछा जाता है। ठीक है, जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको पूछा जाता है। तो अगर कोई किसी पेशेंट में अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको उसमें से कोई ना कोई सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर्स होंगे ही। ठीक है, या फिर पेशेंट किसी के कांटेक्ट में आता है, ट्यूबरकुलोसिस के कांटेक्ट में आता है, या फिर पहले कभी उसके ट्यूबरकुलोसिस हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। स्मोकिंग करते हो, डायबिटीज़ है कि नहीं है, HIV है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स हम पूछते हैं, जिससे वहाँ पे पता लगा सकते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं। ठीक है, सेकंड क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेगा, वहाँ पे जो पेशेंट होगा उसका टेम्परेचर, पल्स रेट और इसके अलावा ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, बॉडी का वेट हो गया, तो इन चीज़ों को असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, अब जो डॉक्टर असेसमेंट करेगा इसके बाद क्या करेगा, चेस्ट एग्जामिनेशन करके वहाँ पे पता लगाएगा, इंस्पेक्शन करेगा, पैल्पिटेशन, ठीक है, एस्कल्टेशन, ये सारी चीज़ें करके वहाँ पे पता करता है कि लंग्स में कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है, जिनको पता लगा सके। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी असेसमेंट। रेस्पिरेटरी असेसमेंट में क्या होगा, वहाँ पे लंग्स के फंक्शंस, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न, इन चीज़ों को वेट करेगा डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या करेगा, जो स्टेथोस्कोप होता है उसकी हेल्प से वहाँ पे ब्रीदिंग साउंड को सुनेगा। ठीक है, अगर वहाँ पर क्रिटिकल साउंड, रिड्यूस्ड ब्रीदिंग साउंड आती है या फिर एबनॉर्मल लंग साउंड होती है, तो उन चीज़ों को वहाँ पे वो असेस करके ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। इसके अलावा वहाँ पे ब्रीथलेसनेस की कंडीशन हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन हो गया, चेस्ट एक्सपेंशन हो गया, इन सारी चीज़ों को वो क्या करेगा, असेस करेगा। ठीक है, जिससे वो पता कर सकता है वहाँ पे कि ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। लेबोरेटरी टेस्ट में मतलब वहाँ पे जो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो ट्यूबरकुलोसिस अगर हाई सस्पेक्टेड है तो वहाँ पे बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें तुम्हारा सबसे पहला है स्पूटम एग्जामिनेशन। ठीक है, तो स्पूटम एग्जामिनेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पेशेंट का जो सैंपल होता है, स्पूटम होता है, उसको ले करके टेस्ट किया जाता है, उसकी माइक्रोस्कोपी की जाती है या फिर मॉलिकुलर एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे ये पता लगाया जा सके कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वहाँ पे प्रेजेंट है बैक्टीरिया या फिर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें स्पूटम में करते हैं तो क्या लेते हैं, सबसे पहले AFB इसमें है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो स्पूटम का सैंपल होगा उसको माइक्रोस्कोप में हम क्या करके देखते हैं कि वहाँ पे जो एसिड फास्ट बैसिलाई हैं, माइकोबैक्टीरियम जिनको कहते हो, वो प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो एसिड फास्ट बैसिलाई मेनली क्या रहता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कहा जाता है, क्योंकि ये एसिड से डिकलराइज नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको स्पूटम फॉर AFB टेस्ट लिखा जाता है। AFB का मतलब होता है एसिड फास्ट बैसिलाई। अगर वहाँ पे AFB पॉजिटिव आता है तो समझ लो वहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा मानी जाती है कि हाँ, उसमें कंफर्म हो जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। इसके अलावा ZN स्टेन के थ्रू भी पता किया जाता है। ये भी एक स्टेनिंग टेक्निक्स रहती है, जिसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो एसिड फास्ट बैसिलाई होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेनिंग मेथड, इसमें भी क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया रहता है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, वो वहाँ पे कलरिंग करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ब्राइट रेड कलर अपीयरेंस उनका दिखाई देता है। जबकि जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा दिखाई देगा, ब्लू या ग्रीन कलर अपीयरेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो रैपिड डायग्नोसिस के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये टेस्ट हो गया। इसके बाद CV नॉट टेस्ट होता है, जीनी एक्सपर्ट टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, CV नॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्टिलेज वेस्ट न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट होता है। ये भी इसीलिए इसको जीनी एक्सपर्ट भी कहते हैं, क्योंकि एक मालिकुलर टेस्ट होता है, एडवांस मालिकुलर टेस्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है उसके DNA को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये माइक्रोस्कोपी की अपेक्षा कह सकते हैं ज़्यादा रैपिड और एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है, ये जो टेस्ट होता है नॉर्मली जो 2 आवर में ही रिजल्ट कह सकते हैं दे देता है। जिससे क्या कहेंगे, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट वहाँ पे संभव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस टेस्ट का यूज किया जाता है, CV नॉट का टेस्ट। ठीक है,
CV नॉट में वहाँ भी क्या करेंगे, डिटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, रेमफिसिन रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा। अगर जब ये टेस्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, वहाँ पे कन्फर्मेशन देता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के प्रेजेंस का। ठीक है, अगर वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है तो क्या होगा, वहाँ पे CV नॉट उन्हें कह सकते हैं डिटेक्ट कर देगा। ठीक है, वो तो अगर उनका जो परसेंटेज होगा वो भी अगर बैक्टीरिया बहुत कम अमाउंट में है तब भी उसको वो डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, रेमफिसिन रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सबसे कह सकते हैं CV नॉट का जो दूसरा फंक्शन है, ये क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो रहता है ये रेमफिसिन ड्रग के कह सकते हैं रेजिस्टेंट होता है कि नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस पाया जाता है तो वहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, और वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा वो रेगिमेन के अनुसार वहाँ पे चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चर। ये इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया कल्चर इसको। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो कल्चर होगा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगा उसको डायग्नोस करने के लिए माना जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली कंफर्म करता है टेस्ट कि वहाँ पे पॉजिटिव है कि नहीं है। तो इस टेस्ट में भी क्या करते हैं, स्पूटम लेते हैं, स्पूटम की हेल्प से भी किया जाता है। उसको क्या करेंगे, एक स्पेशल कल्चर मीडिया में ग्रो कराया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो लिविंग ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगी उसकी वहाँ पे ग्रोथ देखी जा सकती है। ठीक है, और वहाँ पे तो क्या होगा, अगर वहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव टेस्ट है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि सैंपल में कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नंबर बहुत अगर कम नंबर होगा तब भी उसको ये टेस्ट क्या कर देगा, डिटेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे जो कल्चर है, कल्चर की डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी अदर टेस्ट से कई गुना कह सकते हैं इसको अच्छा माना गया है। ठीक है, और अब इसमें क्या करते हैं, टेक सेवरल वीक्स, इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है बताया भी था, ये कैसा रहता है, स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, इसीलिए जो कल्चर रहेगा, कल्चर में इसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही स्लो रहती है और अप्रॉक्स वही तो इसीलिए इसको ग्रो होने में, कॉलोनी फार्मेशन होने में 2 से 8 वीक का टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से कल्चर को क्या माना जाता है, सबसे एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो लेकिन इसके बावजूद भी क्या करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस के लिए वहाँ पे CV नॉट या FD स्मेयर का यूज किया जाता है। जबकि जो कल्चर होता है उसको केवल अगर ये सारी चीज़ें CV नॉट पॉजिटिव आएगा, FD पॉजिटिव आएगा तो कन्फर्मेशन के लिए वहाँ पे और ड्रग ससेप्टेबिलिटी की टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे कल्चर टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तब उसका कल्चर का यूज करेंगे। तो ये सारे टेस्ट थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहले चेस्ट एक्सरे हो गया। चेस्ट एक्सरे में क्या करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस को इसमें भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कह सकते हैं, टेस्ट में चेस्ट एक्सरे सबसे पहले किया जाता है। ठीक है, तो अगर वहाँ लंग्स के अंदर कोई अबनॉर्मल चेंजेज होंगे तो चेस्ट एक्सरे में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कि जो ट्यूबरकुलोसिस है उसकी सीवियरिटी कितनी है, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस काज हुआ है और कॉम्प्लिकेशंस क्या है। ठीक है, इन चीज़ों को वहाँ पे इन चीज़ों का असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, कि केवल चेस्ट एक्सरे से हम ट्यूबरकुलोसिस कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन क्या करेंगे, वहाँ पे एक लेबोरेटरी टेस्ट के रूप में इसका यूज़ करते हैं कि वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हम देख सकें थोड़े बहुत। ठीक है, इसके अलावा चेस्ट एक्सरे और क्या क्या देखते हैं, जैसे सबसे पहले सोज अपर लोब इन्फिल्ट्रेट। तो अपर लोब इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है लंग्स के जो अपर लोब्स हो गए वहाँ पे इन्फ्लामेशन या फिर कोई इन्फेक्शन होगा तो एबनॉर्मल शैडो वहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि मैंने बताया भी था जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ये कैसा है, एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये केवल कहाँ पे ग्रो करेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी, अपर लोब में रहती है। ठीक है, अपर लोब में ज़्यादा रहती है, इसीलिए क्या कहते हैं, जो अपर लोब होगा अपर लोब कह सकते हैं सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे में क्या दिखेगा, वहाँ पे वाइट पैचेज या फिर क्लाउडी इन्फिल्ट्रेट्स के वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो पल्मोन यहाँ पे इसको टेस्ट करके हम कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैविटीज़ का फार्मेशन होता है। कैविटीज़ मतलब लंग्स के अंदर क्या करेंगे, वहाँ कैविटी का फार्मेशन कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि वहाँ के जो टिश्यूज होंगे लंग के अंदर के उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं
आप जब डिस्ट्रॉय कर देंगे तब वहाँ पे क्या होंगे, जो डेड टिश्यू होंगे वो बाहर निकल आएंगे और वहाँ पे एयर फील्ड कैविटी बन जाएगी। तो क्या होगा, जो एयर फील्ड कैविटी बन जाएगी वो कैसी दिखाई देगी, राउंड या फिर इरेगुलर हालो से स्पेस के रूप में वहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, तो इसी कारण से जो कैविटरी ट्यूबरकुलोसिस होगा उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कैविटीज़ रहेंगी, कैविटीज़ में लार्ज अमाउंट में वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट है फाइब्रोसिस की कंडीशन। ठीक है, फाइब्रोसिस में भी क्या रहता है, वहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं, जैसे डेड टिश्यू हो गए, डेड टिश्यू होने के बाद क्या हो गया, वहाँ पे एक स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि मेनली होता है क्या, इन्फेक्शन लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, तो वहाँ पे जो नॉर्मल लंग टिश्यू होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और जब फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे में ये डेंस वाइट फाइब्रोटिक बैंड के रूप में वहाँ पे अपीयर्स इनका होगा। ठीक है, और वहाँ पे लंग एक्सपेंशन भी कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रीदिंग कैपेसिटी इफेक्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन मतलब हो गया कि एल्वियोलाई में एयर पहुंचने की जगह कह सकते हैं, एयर फील्ड कैविटी वहाँ पे कम हो जाते हैं, एयर स्पेस कम हो जाता है इन्फ्लामेशन के कारण या फ्लूइड का अकोमोडेशन या सेल के कारण। तो जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे जो लंग्स का जो एरिया रहेगा वो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाता है, और वहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो चेस्ट एक्सरे में कंसोलिडेशन या फिर वाइट ओपेक एरिया भी वहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी टेस्ट रहते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट हो गया, मॉन्टॉक्स टेस्ट के अलावा ब्लड टेस्ट हो गए। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास।